आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम का एज ए लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो इम्यून सिस्टम होगा वो पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमें ड्रग्स की प्राप्ति होती है। फिर हमारा ये जो मतलब एज ए तो हम अभी इसको थर्ड चैप्टर बोलेंगे, तो ये थर्ड चैप्टर हमारा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक आपको देखते हैं कितना समझ में आता है। और आप लोग प्लीज़ जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप उसी समय उसको देखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि वीडियो को हम बाद में देख लेंगे तो आप फिर पीछे होते जाओगे। जैसे कि अभी मैंने एक दिन बीच में मैंने स्किप कर दिया, मैंने वीडियो मैं नहीं दे पाई बिकॉज कुछ काम था स्कूल में आके। तो लेकिन फिर मैंने अभी आज मॉर्निंग में आपको वीडियो दिया तो मैंने देखा कि अभी तक वो वीडियोस किसी ने देखे नहीं हैं और अभी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से लापरवाही करोगे तो मेरे साथ आप लापरवाही नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ आप लापरवाही ये करोगे ना। तो एक एक टॉपिक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपको ये भी इस टॉपिक में पता चलेगा कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स को हम रख सकते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब वो स्थान जहाँ पर कि क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है किस चीज़ का, जैसे कि इस लिम्फॉइड सेल का अर्थात एंटीबॉडीज़ का, हमें इम्यूनिटी प्रदान करने वाले सेल्स का जहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन के साथ साथ जहाँ पे उसका मैचुरेशन होता है, मतलब जहाँ पे वो मैच्योर होते हैं, एंड देन जहाँ पे उसका प्लोरीफरेशन होता है, दैट मीन्स वो अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। इन तीनों मतलब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो होती है लिम्फॉइड ऑर्गन में। ठीक, तो हम अपने इम्यूनिटी के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को रखते हैं। पहला क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन को, लिम्फॉइड टिश्यू को और लिम्फॉइड सेल्स को। ठीक है, जिसको कि हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं ना, जो कि हमारे WBC में पाया जाता है। और हमारी बॉडी एक्चुअल में इम्यूनिटी किस चीज़ से उसको मिलती है, तो वो मिलती है एंटीबॉडीज़ में, और एंटीबॉडीज़ भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन सब के द्वारा अर्थात इस लिम्फॉइड ऑर्गन्स के द्वारा या इस लिम्फॉइड टिश्यू के द्वारा जो भी आपके सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जो भी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है, उसका वर्क क्या होता है, तो वो क्या करती हैं, वो बाहर से आए हुए किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी एंटीजन को वो पहचानने का काम करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज, मतलब वो क्या करती हैं, वो उसको पहचानती हैं। सबसे पहले कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या कोई भी अगर एंटीजन बॉडी में आता है तो सर्वप्रथम एंटीबॉडीज़ के द्वारा क्या किया जाता है, या हम बोलेंगे कि सेल इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो आप बोलोगे जो सेल की इम्यूनिटी जो होती है वो T सेल्स के द्वारा प्रदान की जाती है। तो उसमें सबसे पहला वर्क क्या होता है, इसमें सबसे पहला वर्क होता है पहचानना। दैट मीन्स रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सा सेल हमारी बॉडी से रिलेटेड है और कौन सी चीज़ बाहर से आई है। तो सबसे पहले क्या होता है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब चीज़ें पहचान में आ जाती हैं कि कौन सी चीज़ सेल्फ है और कौन सी चीज़ नॉन सेल्फ है, तो नॉन सेल्फ चीज़ों को, जो अपनी चीज़ें नहीं होती हैं बॉडी में, उसको फिर क्या किया जाता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया जाता है, मतलब उसके प्रति एक प्रतिक्रिया की जाती है। ठीक है, और देन क्या होता है, फिर ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, इस प्रतिक्रिया को हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको बी सेल्स या इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने वाला जो सेल्स होते हैं वो भूल नहीं जाते हैं, वो इस चीज़ को याद रखते हैं कि एंटीबॉडीज़, मतलब मान लो कि कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन आया, जैसे कि अब जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया, फिर उसके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनी, दोबारा अगर वो व्यक्ति उसी वायरस से अर्थात कोरोना वायरस से फिर से अगर वो संक्रमित हो जाता है, तो उसकी बॉडी को ये पहले से ही याद होगा कि एंटीबॉडीज़ को बनाने का प्रोसेस क्या था। तो समझ में आया।
जो ह्यूमन इम्यूनिटी होती है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स मतलब जैसे ये सारे लिम्फोसाइट्स को बनाने वाली जो सेल्स को बनाने वाली जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो मौजूद रहते हैं। टिश्यूज़ भी मौजूद रहती हैं, सेल्स भी होते हैं लिम्फोसाइट के रूप में, जो कि हम बोलते हैं कि एज ए एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में हमें इम्यूनिटी सिस्टम हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस का वायरस घुसा, तो सबसे पहले तो वो उसको पहचानता है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसके द्वारा उसको पहचाना जाएगा कि ये सेल्फ है, मतलब हमारी बॉडी का पार्ट है कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो रिजल्ट क्या आता है कि वो बॉडी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, कोई भी वायरस है वो बॉडी का पार्ट नहीं होगा हमारे। उसके बाद फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया की जाती है, दैट मीन्स उसके प्रति जो सेल्स होती हैं, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, उसके प्रति फिर एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देती हैं। जब एंटीबॉडीज़ को वो बना लेती हैं तो केवल वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा उस वायरस को मार ही नहीं दिया जाता है, बल्कि उस एंटीबॉडीज़ को बनाने का प्रोसेस क्या क्या था, किस मैकेनिज्म से वो बना है, इस चीज़ को भी हमारी जो ह्यूमन इम्यूनिटी है उसमें उसको याद रखा जाता है, उसको रिमेंबर रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो किस किस रूप में कब कब वो काम करता है। तो अभी हमने जस्ट लास्ट टॉपिक पढ़ा था एलर्जी में, तो एलर्जी में किस तरह से, जैसे अभी मैं इसको रब कर रही थी ना ब्लैक बोर्ड को, तो बहुत सारे डस्ट थे जो अभी मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे थे, तो मुझे बहुत तेज़ तेज़ छींक आने लगी। तो एलर्जी में जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब तब जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी एक तरह से मतलब इसको आप सेल्फ या स्व प्रतिरक्षा भी बोल सकते हो। कल हमने पढ़ा था कि ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ क्या होती है, आज सुबह मैंने आपको भेजा है वीडियो, वो वीडियो मैंने कल ही तैयार कर लिया था लेकिन भेजा आज है। तो ऑटो इम्यूनिटी मतलब चीज़ों से स्वयं की जो रक्षा होती है वो भी हमें एंटीबॉडीज़ के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद ट्रांसप्लांट मतलब अंग का जब प्रत्यारोपण होता है, ठीक है, किसी दूसरे के बॉडी के कोई अंग, कोई ऑर्गन्स को जब किसी दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको जो फॉरेन अंग है, जो फॉरेन ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको वो रिपेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही, कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम दो कैटेगरीज में रख के हम डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है? पहला फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, जो भी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उस एंटीबॉडीज़ का मैचुरेशन किया जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, उसका प्लोरीफिरेशन होता है। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अब एंटीबॉडीज़ का निर्माण तो हो गया है लेकिन एंटीबॉडीज़ अगर मैच्योर नहीं हुई है, जैसे मान लो आपने पढ़ाई कर ली, आपने पूरा इंटर पढ़ लिया, उसके बाद फर्दर आपने बीएससी कर लिया, एमएससी आपने कर लिया, लेकिन आपने पीएचडी भी कर लिया, लेकिन आप इस सक्षम हो ही नहीं पा रहे हो कि आप दूसरों को नॉलेज दे पाओ, या जो आपका काम है, मान लो कि अगर आपने एमबीबीएस किया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उसके बाद भी आप अच्छे तरह से जो डॉक्टर्स का जो काम होता है उस काम को आप कर नहीं पाए हो, तो दैट मीन्स क्या है कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाए हो। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता ही होता है, साथ में उसका मैचुरेशन भी किया जाता है। मैचुरेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उसको इस लायक बनाया जाता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल उसके सामने आए तो वो उससे लड़ सकने में उससे सक्षम हो, वो उसका सामना कर सके, तो इसी को हम बोलते हैं मैचुरेशन। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन से आप क्या समझते हो? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल, ठीक है, दो से फिर चार सेल, चार से फिर 8 सेल, इस तरह से जो संख्या में जो वृद्धि होती है इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो क्लियर हुआ कि लिम्फॉइड ऑर्गन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में किया क्या जाता है, इसमें न केवल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब इसमें न ही केवल एंटीबॉडीज़ को बनाया जाता है बल्कि उसके अलावा
एंटीबॉडीज़ को मैच्योर भी किया जाता है ताकि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन का वो सामना कर सके, और इसके साथ ही साथ उसका डिफ्रेंशिएशन भी किया जाता है, मतलब उसको और ज़्यादा उसको विकसित किया जाता है। अगर हमारी बॉडी में, मतलब हम सबको पता होगा एज ए बायो स्टूडेंट कि हम सब पहले एक जाइगोट के फॉर्म में थे। हमारे सेल्स में जो जाइगोटिक सेल था उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, तभी तो एक फुल्ली मैच्योर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। और कुछ उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। देन फिर है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, अच्छा एक और बात, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडीज़ में है कौन कौन सी, मतलब किस ऑर्गन को हम बोलते हैं, तो बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो अस्थि मज्जा मतलब जो बोन मैरो होती हैं, और जो थाइमस होता है, थाइमस, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। कौन सी है, मतलब इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हुआ क्या, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज़ का ही केवल प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि इसमें 20 है, आपको पता होगा कि जो बोन मैरो होती है, ब्लड का निर्माण उसी में होता है। तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए जिस जिस सेल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, चाहे आप उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत रखो, चाहे आप उसे इन्नेट के अंतर्गत रखो, जितने भी सारी चीज़ों की, जितने भी सारे सेल्स की, टिश्यूज़ की ज़रूरत है, उन सबका जो फॉर्मेशन होगा वो किसमें होगा, वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। बोन मैरो का आप सबको पता है कि बोन मैरो में ही तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो अस्थि मज्जा में ही तो बनता है। और दूसरा है थाइमस, ठीक है, तो थाइमस को भी हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। ये थाइमस कहाँ होता है, तो थाइमस का जो पोजीशन होता है वो हमारे माने जो हमारा थोरिक्स पोर्शन होता है, बिल्कुल स्टमक के ठीक ऊपर स्थित उसका होता है, ठीक है। तो थाइमस, जब कोई भी बेबी जब बहुत छोटा होता है तो उसमें थाइमस काफ़ी अच्छे से, मतलब अच्छा खासा बड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बेबी जो है वो एज ए प्यूबर्टी की ओर बढ़ेगा, मतलब एज ए वो किशोरावस्था की ओर बढ़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे और वो एडल्ट होता जाएगा, तो उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन सी है, बोन मैरो है एंड थाइमस है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये सब नाम आपको याद रखना है। पहला है स्प्लीन, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं प्लीहा। उसके बाद है लिम्फ नोड्स, कुछ लसिका गांठें होती हैं जो कि हमारी बॉडीज़ में पाई जाती है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। कुछ पियर्स पैचेस होते हैं, पियर्स पैचेस जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, जो हमारे गले में यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने नाम लिया है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब इसमें क्या किया जाता है, अब आपके दिमाग में एक तो क्वेश्चन आ रहा होगा, जब सब कुछ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही हो जाता है तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या किया जाता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही तो सारे इम्यूनिटी प्रदान करने वाले सिस्टम का उसमें ही प्रोडक्शन होता है, उसी में ही उसका मैचुरेशन भी होता है, उसी में उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सेकेंडरी में क्या होता होगा, सेकेंडरी में जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्लीन है, लिम्फॉइड नोड्स है, पियर्स पैचेस हैं, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन्स की या फॉरेन पार्टिकल की, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी पैथोजन हो, और एंटीबॉडीज़ की या इम्यूनिटी प्रदान करने वाले सेल्स में एक भिड़ंत होती है, एक टकराव होता है, जो लड़ाई होती है ना, जो युद्ध स्थल जो होता है, जो युद्ध स्थल जहाँ पे एक्चुअल में लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई का स्थल जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ही होता है। समझ में आया आप सभी को। देन स्प्लीन और क्या काम करता है, तो स्प्लीन हमारे ब्लड को फिल्टर करने का भी उसके द्वारा काम किया जाता है। मतलब जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे स्प्लीन में क्या हो जाता है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है। देन फिर जो स्प्लीन होता है वो रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी का भी काम करता है। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाता है, जब आरबीसी का अपना 120 दिन का जब जीवन का काल जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो इसी स्प्लीन में आकर वो स्टोर हो जाता है, ठीक। उसके बाद
बोन मैरो में क्या होता है तो आपको पता है, बोन मैरो में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का काम किया जाता है। हम हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। वीडियो को इस तरह से मतलब उसको घुमा के एक बार देखना पड़ेगा। मतलब पहले आप 1 या 2 सेकंड की रिकॉर्ड कीजिए, तो फिर मोबाइल की पोजीशन में हाँ उल्टा रखना पड़ेगा। क्या कल हम आपके साथ आ जाएंगे तो बता देंगे। आपने क्या है ऐसे recording mode है ना, बहुत recording इधर ना, इधर recording
नहीं आ रहा है। आपका में कैसे ऐसा आ रहा है, मेरे में सीधा आ रहा है। ऐसे दिखने में उल्टा लग रहा है, लेकिन अभी एक और हो जाएगा तो फिर सीधा है।